गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में एडिशनल कंडीशंस फॉर ऑफर फॉर सेल रेगुलेशन 8 पूरा कंप्लीट किया था, बट उसको इजी लैंग्वेज में क्लियरली डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ नोट्स बना के लेकर आया हूँ। पहले हम उस नोट्स को अच्छे से पढ़ते हैं एंड देन हम आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो नोट्स ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर आईपीओ आता है, ठीक है ना। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिक को फर्स्ट टाइम शेयर्स ऑफर करती है, सिक्योरिटीज ऑफर करती है, तो उसे आईपीओ कहते हैं। हो सकता है कंपनी ने इसके पहले भी शेयर्स ऑफर किए हों प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, बट स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिक को फर्स्ट टाइम जब शेयर्स इशू करेगी तो उसको आईपीओ कहते हैं। तो आईपीओ का मतलब ये नहीं है कि पहली बार शेयर्स इशू करना, पहली बार पब्लिक को शेयर्स इशू करना स्टॉक एक्सचेंज पर, बट इसके पहले प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या फिर किसी और इशू के थ्रू कंपनी शेयर्स इशू कर चुकी होगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब आईपीओ के थ्रू भी कंपनी दो तरीके से शेयर्स का इशू लेकर आती है, एक फ्रेश इशू और दूसरा ऑफर फॉर सेल। फ्रेश शेयर्स इशू क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर्स का फ्रेश इशू लेकर आती है, ऐसे शेयर्स का इशू लेकर आती है जो इसके पहले कभी इशू हुए ही नहीं है, बिल्कुल नए शेयर्स हैं, इसके पहले कंपनी के शेयर्स किसी दूसरे बंदे को इशू नहीं हुए। ऑफर फॉर सेल में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जो प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी के, है ना, पहले कंपनी ने अपने शेयर्स प्रोमोटर को इशू किए, अब प्रोमोटर पब्लिक इशू के थ्रू यानी आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करना चाहता है। मतलब यहां पे कंपनी के शेयर्स ना मिलके प्रोमोटर्स के शेयर्स मिलते हैं। तो ये दो तरीके से आईपीओ आ सकते हैं। एक तो फ्रेश इशू आ सकता है जब कंपनी अपने शेयर्स का बिल्कुल फ्रेश इशू लेकर आती है, ऐसे शेयर्स का इशू लेकर आती है जो इसके पहले किसी को इशू नहीं किए गए। और दूसरा ऑफर फॉर सेल, मतलब ऐसे शेयर्स का ऑफर जो कि पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जा चुके हैं, इशू किए जा चुके हैं। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स ऑफर करना चाहते हैं पब्लिक को। लाइक रिलायंस अपने शेयर्स का इशू लेकर आएगी, फ्रेश इशू, लेकिन रिलायंस के एक शेयर होल्डर मुकेश अंबानी के पास जो कंपनी शेयर्स हैं कंपनी के, उसके जब वो इशू लेकर आएगा ऑफर फॉर सेल के थ्रू, तो उसको हम ओएफएस कहेंगे, ऑफर फॉर सेल। तो अगर रिलायंस अपने शेयर्स का इशू लेकर आ रही है, फ्रेश इशू, जब मुकेश अंबानी अपने शेयर्स पब्लिक ऑफर के थ्रू रिलायंस के दे रहे हैं, दैट इज ऑफर फॉर सेल। क्लियर है? नाउ यहां पर ऑफर फॉर सेल के लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस है। अगर एक कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है फ्रेश इशू के थ्रू, तो उसकी कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं। वही एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की कौन कौन सी एंटिटीज एलिजिबल है, नेट टेंजिबल असेट्स, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेम अगर चेंज हुआ है एक साल में तो, नेट वर्थ, और एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक आईपीओ। तो वो आईपीओ कौन सा आता है? जो जब कंपनी फ्रेश इशू लेकर आती है। तो जब कंपनी फ्रेश इशू लेकर आ रही है तब उस कंडीशन में वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस और नॉट एलिजिबिलिटी कंडीशंस काम में आती है। बट अगर कंपनी ओएफएस लेकर आ रही है तो उसके लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स यहां पे दे रखी है। अगर कंपनी ऑफर फॉर सेल लेकर आ रही है तो उसके लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस यहां पे दी है। तो अगर कंपनी ऑफर फॉर सेल आईपीओ या फिर एफपीओ किसी भी थ्रू ला रही है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में लेकर आ रही है या फिर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग में लेकर आ रही है, तो उसके लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस। तो बहुत ध्यान से, पब्लिक ऑफर दो तरीके का हो सकता है, आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ जब कंपनी पहली बार पब्लिक ऑफर ला रही है, फर्दर पब्लिक ऑफर जब कंपनी एक बार आईपीओ ला चुकी है, पहली बार पब्लिक ऑफर ला चुकी है, अब दूसरी, तीसरी या फिर किसी भी दूसरी बार पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है। और फिर आईपीओ और एफपीओ भी दो तरीके के हो सकते हैं। फ्रेश इशू, जब कंपनी अपने शेयर्स का फ्रेश इशू लेकर आती है, ऐसे शेयर्स का इशू लेकर आती है जो कंपनी पहली बार पब्लिक को इशू कर रही है, इसके पहले किसी दूसरे को इशू नहीं किया गया। और दूसरा ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, जब कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को आईपीओ या फिर एफपीओ के थ्रू पब्लिक को ऑफर करते हैं, तो वो ओएफएस में आते हैं। अब ओएफएस के लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, लेकिन अब इसको हम थोड़ा डिटेल्ड मैनर में विद द हेल्प ऑफ नोट्स इन एन इजी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, केवल दो कंडीशंस आपको यहां पर ध्यान में रखना है। पहला कि जो भी ऑफर फॉर सेल के थ्रू शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं पब्लिक को, वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? फुल्ली पेड अप होने चाहिए। कंपल्सन है कि फुल्ली पेड अप होने चाहिए जो शेयर्स ऑफर फॉर सेल में पब्लिक को तुम ऑफर कर रहे हो। दूसरा, जो भी सेलिंग शेयर होल्डर है, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जो कि अपने शेयर्स को ऑफर फॉर सेल में पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, वो उन शेयर्स को हेल्ड कर रखे हैं, अपने पास होल्ड करके रखे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल के लिए, प्रायर टू दी
फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। सेबी के पास में ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने के पहले 1 साल के लिए शेयर्स को वो होल्ड करके रखे। तो 2 कंडीशंस पर ध्यान रखना है। पहला, शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप होनी चाहिए जो ऑफर फॉर सेल में पब्लिक ऑफर कर रहे हो, और दूसरा, जो भी सेलिंग शेयर होल्डर है जो अपने शेयर्स को ऑफर फॉर सेल में पब्लिक ऑफर कर रहा है वो उन शेयर्स को होल्ड करके रखा है फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल के पीरियड के लिए। अब जो दूसरी कंडीशन है 1 साल की पीरियड वाली, उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि यहां पे जो होल्डिंग पीरियड है वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का उसको भी कंसिडर किया जाएगा जब हम 1 ईयर को काउंट करेंगे। मतलब अगर मेरे पास डिबेंचर है जो कि 8 मंथ्स तक मेरे पास थे, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर्स में, तो अब मुझे केवल उसको 4 मंथ्स के लिए होल्ड करना होगा। 4 मंथ्स के लिए मैं उसको होल्ड करूंगा एंड देन मैं उसका एफपीओ ला सकता हूं, क्योंकि डिबेंचर्स जब थे तब मैंने उसको 8 मंथ के लिए होल्ड किया, जब वो कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर्स बन गए तब उसको मैंने 4 मंथ्स के लिए होल्ड किया। दोनों को अगर एग्रीगेट किया गया तो वहां पे वो 1 ईयर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है मेरे पास तो जो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाली है, तो उस कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का जो होल्डिंग पीरियड है उसको भी 1 ईयर को जब काउंट किया जाएगा तो कंसिडर किया जाएगा। पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा, पीरियड ऑफ 1 ईयर मस्ट बी कंप्लाइड एज ऑन द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। डीओडी मतलब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, कि जब आप सेबी के पास में ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल करने के पहले 1 साल के पीरियड के लिए आपने उसको होल्ड कर रखा है। मतलब ये जो 1 ईयर का जो पीरियड है ये कंप्लाई होना चाहिए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइलिंग के डेट से पहले पहले। ठीक है, जिस दिन पर आप ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो उस डेट से पहले 1 साल के लिए आप पूरा सिक्योरिटी को होल्ड करके रखे हो, ये कंडीशन आपकी पूरी कंप्लाई होनी चाहिए। दूसरा, कन्वर्जन मस्ट टेक प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, सिंपल है, जब आप आरओसी के पास में, पहले सेबी के पास में ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जाते हैं, देन आरओसी के पास में ऑफर डॉक्यूमेंट जाते हैं। तो जब आरओसी के पास में ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो उस टाइम पर कन्वर्जन हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिबेंचर मैंने 12 मंथ्स के लिए होल्ड कर रखा है तो ठीक है, लेकिन उसको कन्वर्ट हुआ ही नहीं है और मैं कह रहा हूं कि भाई 1 साल हो गया कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, जब ये कन्वर्ट होगा तो मैं इसको ऑफर फॉर सेल लाना चाहता हूं। नहीं, पहले कन्वर्ट तो करो इक्विटी शेयर्स में। ऑफर फॉर सेल किसका ला रहे हो? इक्विटी शेयर्स का। तो भले ही तुमने 1 साल का जो पूरा टेन्योर है वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी से कंप्लाई कर दिया हो, बट जिस टाइम पर इश्यू लेकर आओगे पब्लिक ऑफर के थ्रू ऑफर फॉर सेल में, उस टाइम पर आपका इक्विटी शेयर तो आपके हाथ में होना चाहिए ना। इसीलिए जिस टाइम पर ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो उसके पहले पहले आपका जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको इसका पूरा डिस्क्लोजर देना होता है। ठीक है, तो 3 कंडीशन बहुत ही सिंपल कि यहाँ पे कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के होल्डिंग पीरियड को भी कंसिडर किया जाएगा इन 1 ईयर। जो 1 ईयर का पीरियड है वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल करने से पहले कंप्लाइड होना चाहिए, और यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल करने से पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये 3 एक्सप्लेनेशंस है 1 ईयर वाले कंडीशन की। अब वो जो 1 ईयर वाला कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, उसकी कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी है ना, कि वो कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके कुछ एक्सेप्शंस है। कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कोई स्टैट्यूटरी कंपनी है, या फिर कोई एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर एंगेज्ड है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर एंगेज्ड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये 1 ईयर वाली कंडीशन है इसको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर सिक्योरिटीज का ऑफर फॉर सेल के थ्रू पब्लिक ऑफर लाया जा रहा है तो। दूसरा, अगर आपको इक्विटी शेयर्स रिसीव्ड हुए हैं जिसको आप ऑफर फॉर सेल में ऑफर कर रहे हो पब्लिक को, वो इक्विटी शेयर्स आपको रिसीव हुए हैं एज पर द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 232-234 दैट इज मर्जर एंड अमलगमेशन, तो उसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट ने कंपल्सरी ये बोला है कि इस बिजनेस को एक्वायर कर लो, और जिस बिजनेस को एक्वायर करने के बदले में मेरे को यहां पर इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं उस बिजनेस को मैं होल्ड करके रखा था 1 साल के लिए। फिर से समझते हैं, मान लो मेरे पास एक बिजनेस है, मेरा खुद का एक बिजनेस है, उस बिजनेस को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई दूसरी कंपनी एक्वायर कर रही है और उसके बदले में मेरे को, बिजनेस के बदले में मेरे को उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस 1 साल से ज्यादा के लिए एग्जिस्टेंस में था। तो उस केस में जो इक्विटी शेयर्स मुझको उस बिजनेस के बदले में मिला, इन एक्सचेंज मिला, उस इक्विटी शेयर्स को मैं क्या कर सकता हूं, तुरंत इमीडिएटली ऑफर फॉर सेल में पब्लिक ऑफर के थ्रू सेल करने के लिए ऑफर कर सकता हूं, बिकॉज वो मेरे को ऐसे बिजनेस के अगेंस्ट में मिला है जो बिजनेस 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए एग्जिस्टेंस में था। और तीसरा, कि अगर बोनस शेयर्स मेरे को मिले हैं
और बोनस शेयर्स मुझे ऐसे शेयर्स के ऊपर मिले हैं जो पेरेंट शेयर्स हैं। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक शेयर था, उसके बदले में मुझे एक और बोनस शेयर मिला। तो जो पहले से मुझे मेरे पास एक शेयर था जिसके बदले में मुझे एक बोनस शेयर मिला, जो पेरेंट शेयर था उस पेरेंट शेयर को मैंने कम से कम 1 साल के पीरियड के लिए होल्ड कर रखा है और उन शेयर के ऊपर मेरे को बोनस शेयर मिले। तो ये जो बोनस शेयर है, ये भले ही मैंने 1 साल से कम के पीरियड के लिए होल्ड किया हो, तब भी मैं इन बोनस शेयर्स को ऑफर कर सकता हूं पब्लिक को अंडर पब्लिक ऑफर फॉर सेल। ठीक है। रिक्वायरमेंट, बोनस इशू की ये रिक्वायरमेंट है, 2 रिक्वायरमेंट है कि बोनस इशू जो है वो आपका फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही होना चाहिए, और जो बोनस इशू है वो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व और अनरियलाइज प्रॉफिट से नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पूरा मैंने एडिशनल कंडीशन जो रेगुलेशन 8 में रखी है ऑफर फॉर सेल की, वो क्लियर करवा दी।